आपके पास क्वेश्चन है, इन हाइपर कंजुगेशन देयर इज ओवरलैप बिटवीन, ए ऑप्शन है p एंड पाई ऑर्बिटल्स, बी ऑप्शन है 2 पाई ऑर्बिटल्स, सी ऑप्शन है d एंड पाई ऑर्बिटल और डी ऑप्शन है सिग्मा एंड p ऑर्बिटल्स। चलिए एनालाइज करिए। इन हाइपर कंजुगेशन, तो क्वेश्चन आता है ये हाइपर कंजुगेशन क्या होता है। देयर इज ओवरलैप बिटवीन, किस तरह की ओवरलैपिंग इसके बीच में होती है, एनालाइज करिए। तो हाइपर कंजुगेशन क्या है? कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा एक्सप्लेन नहीं होती हैं, जो रेजोनेंस के द्वारा भी एक्सप्लेन नहीं होती हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि अगर कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। जब हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। लेकिन जब हम प्रोपीन की बात करते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये जो बॉन्ड देखा जाता है एक्सपेरिमेंटली ये होता है 1.49 एंगस्ट्रॉम। तो क्वेश्चन क्रिएट करता है कि जब यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है नहीं तो आखिर इसकी वैल्यू गिरी कैसे? कैडिस इसका 1.54 होना चाहिए था लेकिन ये 1.49 कैसे आया? तो इस फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझाना है। दूसरा क्या है, हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि जब बेंजीन से अल्काइल ग्रुप लगाया तो जब हमने इस अल्काइल ग्रुप में एक बार मिथाइल को लगा कर क्वेश्चन देखा, जब हमने टॉल्वीन को लिया, एक बार जब इथाइल को लगाकर देखा, एक बार जब हमने आइसोप्रोपाइल को लगाकर देखा और एक बार जो टर्सरी ब्यूटाइल को लगाकर देखा और किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के कोरस्पॉन्डिंग इसका रिएक्शन करवाया, तो हमने देखा जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो सबसे पहले इसका होता है, फिर इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है। तो क्वेश्चन आया कि इंडक्टिव इफेक्ट इसका सबसे ज्यादा होता है, फिर इसका होता है, फिर इसका होता है, फिर इसका होता है, और रेजोनेंस है नहीं। तो इंडक्टिव इफेक्ट अगर इसका सबसे ज्यादा है तो घर में पैसा सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा कैसे हो गया? इसके पास अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कैसे हो गई? इस केमिकल प्रॉपर्टीज को समझाना है। तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा समझा नहीं पाते थे, रेजोनेंस के द्वारा समझा नहीं पाते थे। तो लोगों ने सोचना चालू किया कि ऐसे क्या करें कि जिससे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को समझा दें। तो इसी को समझाने के लिए बेकर और नाथन दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिमाग लगाया और उन्होंने सिग्मा पाई को मिला दिया। ध्यान से देखो, तो यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन 3 हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन 2 हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन 1 हाइड्रोजन है और यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन में कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका मतलब कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल में जितने हाइड्रोजन होंगे उतना हाइपर कंजुगेशन होंगे। तो इसको कैसे समझाएं? इसी को समझाने के लिए उन्होंने बोला कि अगर मैं CH3 को ऐसे बनाता हूँ, CH3 को ऐसे बनाता हूँ, ये H और ये H और ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH2। तो हमने पढ़ा है कि अगर डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, अगर ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसका मतलब कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है, ये भी इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच लेगा। तो ऐसा हम सोच लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हो गया, यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव बन गया। मतलब ऐसा सोच लेते हैं कि यहाँ पर निगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव बन गया और कहानी कुछ ऐसी बन गई। और जो ही हमने ऐसा सोच लिया तो ए डबल बॉन्ड भी सी के पास निगेटिव आ गया और जो ही निगेटिव आ गया तो हम रेजोनेंस की बात कर सकते हैं। तो इसी को एज्यूम कर लिया कि ये जो पर्टिकुलर सिग्मा बॉन्ड है वो इसके पाई के साथ ओवरलैप कर जाएगा और जो सिग्मा इसके पाई के साथ ओवरलैप करेगा तो जो स्ट्रक्चर बनाएगा बेटा वो किस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा? H, यहाँ H प्लस, यहाँ डबल बॉन्ड और ये हो गया CH2 माइनस, ऐसा बन गया। दूसरा, हम यहां से अगर ओवरलैप कराएं तो यहां से ओवरलैप कराएं तो ये हो गया H प्लस, ये हो गया CH, ये हो गया H, यहाँ हो गया CH, ये हो गया CH2 माइनस। एक बार अगर मैं यहां से ओवरलैप कराऊं तो यहां से ओवरलैप कराऊं तो H, ये हो गया CH, ये हो गया H प्लस, यहाँ हो गया CH और ये हो गया CH2 माइनस। मतलब हमने क्या किया कि इस कार्बन में जितने हाइड्रोजन होते उतने हाइपर कंजुगेशन हो जाते। तो जब यहाँ मिथाइल था तो 1 2 3 हाइड्रोजन है, इसलिए इस तरह का 3 हाइड्रोजन या इस तरह का 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बना। अगर मैं यहाँ पे इथाइल लेता तो यहाँ एक CH3 होता तो हाइपर कंजुगेशन 2,
अगर आइसोप्रोपाइल होता तो यहाँ CH3 लेता हाइपर कंजुगेशन ए, और यहाँ टर्सरी ब्यूटाइल होता तो CH3 लेता, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता। तो मिथाइल होने से यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, और जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया तो क्या इसके बॉन्ड लेंथ को हमने समझा दिया या नहीं। CH3 होता तो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डोनेशन है, इथाइल में कम है, आइसोप्रोपाइल में और कम है, टर्सरी ब्यूटाइल में और कम है, कि हमने समझा दिया या नहीं, समझा दिया। तो कुछ प्रॉपर्टीज जो इंडक्टिव इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, रेजोनेंस एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, उसी को समझाने के लिए हमने किया क्या, सिग्मा का बगल वाली कार्बन कार्बन पाई के साथ ओवरलैपिंग कराई। तो सिग्मा का कार्बन कार्बन पाई के साथ ओवरलैपिंग, तो यहाँ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा और कार्बन कार्बन पाई, इसी को ओवरलैपिंग है। तो ए ऑप्शन कह रहा है पी एंड पाई ऑर्बिटल गलत, 2 पाई ऑर्बिटल गलत, डी एंड पाई ऑर्बिटल गलत, सिग्मा एंड पी ऑर्बिटल यही हमारा क्या है, सही है। तो ये सिग्मा किसका है, ये सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन का है, और ये पाई किसका है, ये कार्बन कार्बन का है। तो इसका कार्बन कार्बन का पाई और कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा, इन्हीं के बीच में ओवरलैपिंग करा लेते हैं। अब यहीं पे ये भी पिक्चर बैठा लो कि सर क्या केवल कार्बन कार्बन डबल के बगल में अगर कार्बन के पास हाइड्रोजन है यही पे हाइपर कंजुगेशन होगा, नहीं। तो आपको हाइपर कंजुगेशन कहां कहां सोचना है, अच्छी तरह दिमाग में बैठा लो कि sp3 कार्बन होना चाहिए, इसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन हो, और बगल वाले कार्बन पे कार्बोकेटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल, कार्बन कार्बन डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। मतलब कार्बोकेटाइन में सोच सकते हैं, फ्री रेडिकल में सोच सकते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में सोच सकते हैं, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में सोच सकते हैं। अगर इतने केसेस हैं जिनके अलोंग आपको हाइपर कंजुगेशन सोचना है, कितने हाइपर कंजुगेशन होगा अगर निकालना है तो इसी पर्टिकुलर बॉन्ड को घेर लो, और बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन के नंबर को गिन लो। इस कार्बन पे जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतने हाइपर कंजुगेशन हो सकते हैं। तो इधर की तरफ मैक्सिमम लेवल पे कितने हो सकते हैं, 3। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता तो यहां भी कुछ लगा सकते थे, इधर भी लगा सकते थे, उधर भी लगा सकते थे, उसके बेसिस से नंबर गिन सकते थे। तो ओवरलैप के टर्म्स में अगर ये अल्कीन या टॉल्वीन या उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ओवरलैपिंग किसकी करानी है, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा का बगल वाले कार्बन कार्बन पाई के साथ, ये पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग है। लेकिन यही अगर मान लो कार्बोकेटाइन के साथ होता तो किस तरह ओवरलैपिंग होती, तो ओवरलैपिंग होती कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा का बगल वाला वैकेंट ऑर्बिटल के साथ, वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ, और वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करा के हम कार्बोकेटाइन के हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। आपके पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिबिट हाइपर कंजुगेशन। ए ऑप्शन दे रखा है इथाइल फ्री रेडिकल, दूसरा दे रखा है आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, सी दे रखा है प्रोपीन, और डी दे रखा है एक कार्बन 3 मिथाइल और बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। चलिए एनालाइज करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिबिट हाइपर कंजुगेशन। तो क्वेश्चन आया हाइपर कंजुगेशन क्या होते हैं। तो हाइपर कंजुगेशन बेटा कि कुछ प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूल की इंडक्टिव इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, रेजोनेंस एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट किसके अलोंग ऑपरेटिव होता है, सिग्मा के अलोंग। रेजोनेंस में किसके अलोंग ऑपरेशन करते हैं, पाई के अलोंग। मतलब कुछ प्रॉपर्टीज सिग्मा के द्वारा एक्सप्लेन नहीं हो पाती है, कुछ प्रॉपर्टीज पाई के कारण एक्सप्लेन नहीं हो पाती है। तो इंसान करता गया है, इंसान इसी सिग्मा पाई को मिला देता है, और सिग्मा पाई को मिलाकर एक नया कॉन्सेप्ट देता है, उसी कॉन्सेप्ट को बोल देते हैं हाइपर कंजुगेशन। तो आपको मालूम है कि हाइपर कंजुगेशन आपको कहां कहां पर देखना है। हाइपर कंजुगेशन sp3 कार्बन होना चाहिए, इसके ऊपर कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, बगल वाले कार्बन पे कार्बोकेटाइन हो, फ्री रेडिकल हो, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड हो, या कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर ऐसा है तो हाइपर कंजुगेशन होगा। कितना होगा, तो इसके लिए मैंने आपको बताया है इसी पर्टिकुलर को घेर लेना है, और घेरने के बाद बगल वाले कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होंगे उतने हाइपर कंजुगेशन हो जाएंगे। ये तो पढ़ा है। सोचिए अगर कार्बोकेटाइन जैसे मान लो हमने ऐसे दे दिया कार्बोकेटाइन, तो क्या करोगे, इस कार्बोकेटाइन को घेरो, अब बगल वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, दैट मींस इसके 3 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अगर फ्री रेडिकल होता CH3 CH2 फ्री रेडिकल, तो भी करना क्या है, इसी को घेर लेना है, बगल वाले कार्बन 3 हाइड्रोजन है, मतलब यहां भी 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। अगर ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड हो और मान लो क्वेश्चन आपके पास प्रोपीन हो, तो इसमें भी क्या करना है,
इसी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को घेर लेना है। अब बगल वाले कार्बन 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है। इवन अगर अल्काइन है और कहानी के अंदर हम इस तरह का किरदार ला दें तो यहाँ भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को घेर लो, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, मतलब इसमें भी 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। मतलब सारा का सारा खेल करना गया है, sp3 कार्बन हो, उसका कम से कम एक हाइड्रोजन हो, बगल वाले कार्बन पे या तो पॉजिटिव चार्ज हो, फ्री रेडिकल हो, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर ऐसा है तो हाइपर कंजुगेशन देखना है। इसमें आइए, फ्री रेडिकल, उसके बगल वाले कार्बन पर हाइड्रोजन है, दैट मींस फ्री रेडिकल को घेर लो, बगल वाले कार्बन 3 हाइड्रोजन, मतलब इसके 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ कार्बोकेटायन, तो मैंने क्या बोला, कार्बोकेटायन को घेर लो, और जो कार्बोकेटायन को घेर लोगे तो यहाँ पे 3, दैट मींस इसके 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। अगर इसको देखो तो अल्कीन है, तो मैंने क्या बोला, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को घेर लो, और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को घेर लिया तो बगल वाले कार्बन 3 हाइड्रोजन है, दैट मींस इसके भी 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो लास्ट वाले को और इस पर्टिकुलर पार्ट को थोड़ा एक्सपेंड करो, खोलो, तो एक कार्बन 3 मिथाइल, एक कार्बन पर 3 मिथाइल ऐसा बन गया। बगल वाले कार्बन पे यहां आपने दिखा दिया है पॉजिटिव चार्ज। तो जो ही आपने इस पॉजिटिव चार्ज को घेरा तो क्या बगल वाला ये जो कार्बन है, क्या इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है? नहीं। लेकिन मैंने क्या बोला था कि कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल, कार्बन कार्बन डबल, कार्बन कार्बन ट्रिपल, अगर इसको घेरते हैं तो बगल वाले कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। और जो इस वाले कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो क्या इसके अंदर कोई हाइपर कंजुगेशन होंगे? नहीं। दैट मींस यही हमारा आंसर है। और यही आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिबिट हाइपर कंजुगेशन, तो कहां हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा? इस मॉलिक्यूल में नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट एक बार फिर से बनाइए, कहां हाइपर कंजुगेशन होता है? तो कार्बोकेटायन में होता है, फ्री रेडिकल में होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में होता है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में होता है। कितना होता है? तो इन्हीं पर्टिकुलर को घेर लेना है और घेरने के बाद बगल वाले कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होंगे उतने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर सोच लेना है। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है, which of the following group has the maximum hyperconjugation effect when attached to benzene ring? ए ऑप्शन दे रखा है CH3, दूसरा ऑप्शन दे रखा है इथाइल, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आइसोप्रोपाइल और चौथा ऑप्शन दे रखा है टर्सरी ब्यूटाइल। चलिए एनालाइज करिए। क्वेश्चन क्या है, which of the following group has maximum hyperconjugating effect, maximum hyperconjugating effect when attached to benzene ring? जब बेंजीन रिंग से अटैच होता है तो मैक्सिमम नंबर हाइपर कंजुगेशन देखना है। चलिए एनालाइज करिए। सबसे पहले क्वेश्चन कि हाइपर कंजुगेशन होता क्या है, एनालाइज करो। तो कुछ प्रॉपर्टीज सिग्मा के अलोंग, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट के अलोंग हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज पाई के अलोंग, मतलब रेजोनेंस के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। मतलब कुछ प्रॉपर्टीज अगर इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस एक्सप्लेन नहीं कर पाता है तो एक नई जरूरत महसूस होती है कि यार कुछ ऐसा किया जाए जिसमें सिग्मा और पाई दोनों का इन्वॉल्वमेंट आ जाए। और जब सिग्मा पाई दोनों का इन्वॉल्वमेंट आ जाए तो इसीलिए नया कॉन्सेप्ट आया, और नया कॉन्सेप्ट कौन सा है? हाइपर कंजुगेशन। अब क्वेश्चन आया कि हाइपर कंजुगेशन कहां कहां होगा, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि sp3 कार्बन होना चाहिए, इसके ऊपर कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, बगल वाले कार्बन पे या तो कार्बोकेटायन हो या तो फ्री रेडिकल हो या तो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड हो या तो कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर ऐसा केस होगा तो हाइपर कंजुगेशन होगा। ठीक है, कितना होगा? तो इसी को घेर लेना है और घेरने के बाद बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन का नंबर को देख लेना है। इस कार्बन में जितने हाइड्रोजन होंगे उतने हाइपर कंजुगेशन हो जाएंगे। यही आपको करना होता है। एनालाइज करिए। इसके लिए सबसे छोटा एग्जांपल हमने आपको दिखाया होगा, वो दिखाया होगा प्रोपीन का, कि अगर मैं यहाँ प्रोपीन ले लूं तो प्रोपीन ले लूं तो करना क्या है, इसी कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा को इस कार्बन कार्बन पाई के साथ ओवरलैप करना है और इसी के कोरस्पॉन्डिंग हमको हाइपर कंजुगेशन सोच लेना है। तो अगर यहाँ एक हाइड्रोजन है तो एक हाइपर कंजुगेशन, ये भी हाइड्रोजन है तो एक और हाइपर कंजुगेशन, यहाँ भी हाइड्रोजन है तो एक और हाइपर कंजुगेशन। तो कितने हाइपर कंजुगेशन हो गए? 3। तो दैट मींस इसी को घेरा और यहाँ जितने हाइड्रोजन थे उतने हाइपर कंजुगेशन हो जाते हैं। तो ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये आपका अल्कीन का भी हो सकता है और ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये आपका बेंजीन का भी हो सकता है। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हेन अटैच्ड टू बेंजीन,
व्हेन अटैच टू बेंजीन। तो इसका मतलब ये बेंजीन है और इसी बेंजीन से अगर मैं CH3 को अटैच करता हूं तो CH3 को अटैच करूं तो कहानी कुछ ऐसी दिख गई। अगर मैं इथाइल को अटैच करूं तो इथाइल को अटैच करूं तो जो कहानी दिखेगी वो कैसे दिखेगी, CH यहां हो गया H और यहां हो गया CH3, ये ऐसे दिखेगा। अगर आइसोप्रोपाइल को अटैच करूं तो जो कहानी दिखेगी वो कहानी कैसे दिखेगी, ये C यहां हो गया CH3, यहां हो गया CH3, ये हो गया H, ये बन गया आइसोप्रोपाइल। अगर टर्सरी ब्यूटाइल की बात करें तो टर्सरी ब्यूटाइल की बात करें तो इसकी कहानी में क्या होगा, यहां होगा C, यहां भी होगा CH3, ये भी हो गया CH3, ये भी हो गया CH3, ये तो बना। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, तो दैट मींस इसके तीन हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। मतलब इस सिग्मा का इस पाई के साथ भी ओवरलैपिंग होगा, इस सिग्मा का इस पाई के साथ ओवरलैपिंग भी होगा और इस सिग्मा का भी इस पाई के साथ ओवरलैपिंग होगा। लेकिन जब मैं इथाइल में देखता हूं तो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को घेरूं तो इसके बगल वाले कार्बन पे केवल एक ये वाला हाइड्रोजन है और एक ये वाला हाइड्रोजन है, यहां केवल कार्बन है। और जब ये कार्बन है और केवल दो ही हाइड्रोजन है तो इसके केवल दो ही हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अगर मैं इधर आता हूं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे एक CH3, दूसरा CH3, यहां हाइड्रोजन केवल एक है। और जब यहां हाइड्रोजन केवल एक है तो इसके केवल एक ही हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। लेकिन यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन में कोई हाइड्रोजन नहीं है और जब यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है तो इसमें कोई हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा मैक्सिमम जहां पे हाइपर कंजुगेशन आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, मिथाइल की वजह से आ रहा है, ना कि इथाइल, आइसोप्रोपाइल और टर्सरी ब्यूटाइल के कारण आ रहा है। तो जो आंसर निकल के आया बेटा वो आंसर कौन सा हो गया, ए। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। आपके पास क्वेश्चन है स्टेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड इन फॉलोइंग अल्कीन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर इज। पहला एक मॉलिक्यूल दे रखा है ब्यूटूइन, दूसरा एक मॉलिक्यूल दे रखा है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटूइन, तीसरा एक मॉलिक्यूल दे रखा है आइसोब्यूटीन और चौथा एक मॉलिक्यूल दे रखा है 2 मिथाइल ब्यूटूइन। चलिए अब पूछा गया है ये आपका ऑर्डर है, ए में आपका पहला लेस देन तीसरा लेस देन चौथा लेस देन दूसरा, बी में पहला लेस देन दूसरा लेस देन तीसरा लेस देन चौथा, सी में चौथा लेस देन तीसरा लेस देन दूसरा लेस देन पहला और डी में दूसरा लेस देन तीसरा लेस देन चौथा लेस देन पहला। एक क्वेश्चन दे रखा है, एनालाइज करिए, सोचिएगा। स्टेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड इन द फॉलोइंग अल्कीन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सोचिए अल्कीन की स्टेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, अल्कीन मतलब पाई बॉन्ड, और जो पाई बॉन्ड है तो इसी पाई इलेक्ट्रॉन का जितना ज्यादा डिस्पर्सन हो जाए, जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन हो जाए, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन फैल जाए उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि हमको ओवरऑल चार्ज डेंसिटी ही तो कम करना होता है और चार्ज डेंसिटी होता क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। मतलब एरिया जितना ज्यादा फैल जाए मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाती है। तो ये चार्ज डेंसिटी को कौन कम करता है, तो चार्ज डेंसिटी को कम करता है इंडक्टिव इफेक्ट, चार्ज डेंसिटी को कम करता है रेजोनेंस, चार्ज डेंसिटी को कम करता है हाइपर कंजुगेशन, और सबसे ज्यादा कौन करता है, अगर बात करते हैं रेजोनेंस, रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन ज्यादा होगा, रेजोनेंस ना हो तो क्या देखना है, हाइपर कंजुगेशन। क्योंकि अल्कीन है तो इस केस में नॉर्मली इंडक्टिव इफेक्ट की बात नहीं करते हैं, लेकिन कहीं कहीं अगर सिग्मा के लॉन्ग देखोगे तो इंडक्टिव ही सोचते हैं। तो यहां के कोरस्पॉन्डिंग में अगर रेजोनेंस होगा तो सबसे पहले रेजोनेंस देखो, और रेजोनेंस नहीं है तो उसके बाद हाइपर कंजुगेशन देखो। तो रेजोनेंस कहां कहां होता है, रेजोनेंस के लिए मैंने आपको बताया है कि ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, लोन पेयर हो, फ्री रेडिकल हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तब हम रेजोनेंस की बात करते हैं। दूसरा हमने क्या बताया होगा, ए के पास नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर हो, बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, तब हम रेजोनेंस की बात करते हैं। और ए ट्रिपल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, फ्री रेडिकल या ट्रिपल बॉन्ड हो, तब हम रेजोनेंस की बात करते हैं। लेकिन अगर वो अल्कीन अल्कीन को लेकर अपना क्वेश्चन पूछ रहा है तो इनडायरेक्टली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है, और आगे आपके पास कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सिस्टम में एक ही डबल बॉन्ड है, सिस्टम में एक ही डबल बॉन्ड है, सिस्टम में एक ही डबल बॉन्ड है, और यहां भी सिस्टम में एक ही डबल बॉन्ड है। और जो सिस्टम में एक ही डबल बॉन्ड है तो इसका रेजोनेंस वाली बात यहां पर हो नहीं रही है, और रेजोनेंस वाली बात भी हो रही है तो किसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्वेश्चन करना है, आपको क्वेश्चन करना है हाइपर कंजुगेशन के कॉरस्पॉन्डिंग। अब हाइपर कंजुगेशन कैसे निकालते हो और कहां होता है, आपने पढ़ा है हाइपर कंजुगेशन के लिए हमें sp3 कार्बन चाहिए,
और sp3 कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन चाहिए। अब बगल वाले कार्बन पे अगर आपका कार्बोकेटाइन है, फ्री रेडिकल है, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है। तो जब कहानी में कार्बोकेटाइन हो, फ्री रेडिकल हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, तब हाइपर कंजुगेशन सोचना है। कितना सोचना है? तो इसी को घेर लेना है और घेरने के बाद बगल वाले कार्बन में जितने हाइड्रोजन होंगे उतने हाइपर कंजुगेशन सोच लेना है। तो इस वाले केस में अगर देखा जाए तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को घेरा तो 3 यहां है, 3 यहां है, मतलब यहां पर 6 हाइपर कंजुगेशन है। अगर इधर देखें और इसको घेरा तो 3 3 6 3 9 3 12, यहां 12 हाइपर कंजुगेशन हो गया। अगर इसको देखें तो इसको घेरा तो 3 और 3 6, यहां 6 हाइपर कंजुगेशन हो गया, यहां 12 हाइपर कंजुगेशन हो गया। इसको घेरो तो यहां पर अगर घेरते हो तो 3 3 6 3 9, या 9 हाइपर कंजुगेशन हो गया। तो यहां से ये तो क्लियर हो गया बेटा कि 12 की स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई, 9 की स्टेबिलिटी कम हो गई और 6 वाले की स्टेबिलिटी सबसे कम हो गई। अब अगेन बच्चा फंस गया कि सर यहां भी 6 है और यहां भी 6 है, अब क्या करें? तो अब क्या करें? अब यही इंडक्टिव इफेक्ट वाली बात करें कि यहां से इंडक्टिव इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन इस डायरेक्शन में, यहां इंडक्टिव हाइपर कंजुगेशन इस डायरेक्शन में, लेकिन यहां इंडक्टिव इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन इस डायरेक्शन में और यहां इंडक्टिव इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन इस डायरेक्शन में। मतलब यहां इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है और यहां इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्रिएट कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जाए तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और जब इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल करने की कोशिश करे और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्रिएट करे तो स्टेबिलिटी कम होती है। और जो इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई तो पहले की स्टेबिलिटी आपको सबसे कम सोचनी है। और जो क्वेश्चन में इंक्रीजिंग ऑर्डर कह रहा है तो पहले पहला, फिर उसके बाद हो गया तीसरा, ये बना दिया। इसमें 12 हाइपर कंजुगेशन, इसमें 9 हाइपर कंजुगेशन, इसलिए बात करोगे चौथा। अब सबसे ज्यादा स्टेबल जिसकी बात करोगे वो कौन सा हो गया? दूसरा। अब इसी ऑर्डर को देख लेना है कि ऑर्डर कहां पर लिखा है। तो पहला, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर दूसरा। ये पहला, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर दूसरा, यही हमारा आंसर है। दूसरे में बोला पहला फिर दूसरा, जबकि चाहिए तीसरा, चौथा फिर तीसरा, या दूसरा तीसरा। बन गया। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए बेटा कि जब स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन की बात कर रहा है तो इसका मतलब रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन क्वेश्चन लगाना है। अगर कंजुगेटेड डाइईन्स हैं, दो डबल बॉन्ड है, तो कंजुगेशन में स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। लेकिन अगर कंजुगेटेड नहीं है तो आइसोलेटेड की ज्यादा हो गई, वो भी नहीं है तो लास्ट में क्यूमुलेटेड। जब दो डबल बॉन्ड होंगे, जो एक ही डबल बॉन्ड हो तो रेजोनेंस की बात होगी नहीं, तो हाइपर कंजुगेशन से क्वेश्चन कर लो। जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज। आपके पास ये 4 स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं। एक में 2 डबल बॉन्ड है, एक में 1 डबल बॉन्ड है, एक में 3 डबल बॉन्ड है, एक में 1 डबल बॉन्ड है। और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि दूसरा, फिर पहला, फिर चौथा, फिर तीसरा, तीसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर चौथा, चौथा, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर तीसरा, और यहाँ चौथा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। एनालाइज करो। क्वेश्चन क्या है? द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन द फॉलोइंग कंपाउंड। मतलब हमारा फोकस डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ के ऊपर है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ के ऊपर है। सोचिए, जब डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ के ऊपर है तो डबल बॉन्ड में जितना ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, सोचिए डबल बॉन्ड में जितना ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। डबल बॉन्ड में जितना सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ता है। और सिंगल बॉन्ड में जितना डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है? कम होता है। तो डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कैसे आएगा? ये सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर कैसे आएगा? ये आता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से, मतलब रेजोनेंस से, हाइपर कंजुगेशन से, इंडक्टिव इफेक्ट से। और आपको मालूम है अगर ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले किसको देखना होता है? तो सबसे पहले किसको देखना होता है? रेजोनेंस। रेजोनेंस ना हो तब किसको देखना होता है? हाइपर कंजुगेशन। और हाइपर कंजुगेशन में ना हो तब देखना होता है इंडक्टिव इफेक्ट। ये तो है। रेजोनेंस में पाई के लॉन्ग ओवरलैपिंग होती है, पाई बॉन्ड वीक होता है, आसानी से टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह बड़े आराम से चला जाता है। हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा पाई का कॉम्बिनेशन होता है, रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग हो गया। और इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा के लॉन्ग ऑपरेटिव होता है, दैट मींस ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। इसलिए सबसे पहले देखिए रेजोनेंस, रेजोनेंस ना हो तो हाइपर कंजुगेशन, और हाइपर कंजुगेशन ना हो तो इंडक्टिव इफेक्ट। सोचिए क्या इसके अंदर रेजोनेंस है? तो कैसे पहचानोगे? हमने आपको बोला है कि रेजोनेंस के लिए
ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, लोन पेयर हो, फ्री रेडिकल हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तब हम रेजोनेंस की बात करते हैं। या ए के पास लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, बी के ऊपर पॉजिटिव हो, तो हम रेजोनेंस की बात करते हैं। या ए ट्रिपल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो, फ्री रेडिकल हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तब हम रेजोनेंस की बात करते हैं। मतलब रेजोनेंस इन्हीं केसेस में तो होता है। अच्छा, इन्हीं केसेस में होता है तो ध्यान से देखो, ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी, दैट मींस रेजोनेंस है। रेजोनेंस यहां पर है, रेजोनेंस यहां पे है। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ए डबल बॉन्ड बी है, ये सी है, सी के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, आगे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, रेजोनेंस नहीं है। इवन इधर चले जाए, इधर चले जाए, इधर चले जाए, कंडीशन नहीं है, रेजोनेंस नहीं है। इसमें आ जाओ, ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी, रेजोनेंस है। तो इसका मतलब इसमें हम रेजोनेंस की बात कर रहे हैं। इधर आ जाओ, यहाँ ए डबल बॉन्ड बी सी, ए डबल बॉन्ड बी सी, सी के ऊपर ना ही पॉजिटिव है, ना ही नेगेटिव है, ना ही लोन पेयर है, ना ही फ्री रेडिकल है, ना ही डबल बॉन्ड है, ना ही ट्रिपल बॉन्ड है, दैट मींस इसमें रेजोनेंस नहीं है। तो रेजोनेंस कहां कहां हो रहा है? रेजोनेंस फर्स्ट में हो रहा है और रेजोनेंस थर्ड में हो रहा है। ज्यादा रेजोनेंस किसमें है? यहां केवल 4 ही एटम तक का डीलोकलाइजेशन है, लेकिन यहां 6 एटम तक का डीलोकलाइजेशन है और साथ में एरोमेटिक कैरेक्टर भी है। तो दैट मींस इसमें ज्यादा रेजोनेंस है। और जब ज्यादा रेजोनेंस है तो डबल बॉन्ड के अंदर ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और जब डबल बॉन्ड के अंदर ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा। और जो क्वेश्चन में डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहा है तो सबसे ज्यादा कौन सा हो गया? थर्ड। और थर्ड के बाद कौन सा हो गया? फर्स्ट। रेजोनेंस की कहानी खत्म। और जब रेजोनेंस की कहानी खत्म तब आपको देखना है हाइपर कंजुगेशन। और जो हाइपर कंजुगेशन में आते हैं और इसी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को घेरा। हमने कैसे बताया हाइपर कंजुगेशन कैसे गिनना है? तो हाइपर कंजुगेशन के लिए आपको देखना था sp3 कार्बन चाहिए, इसके ऊपर कम से कम एक हाइड्रोजन चाहिए, बगल वाले कार्बन पे कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये देखना होता है कितने हाइपर कंजुगेशन है। तो इसी को घेर लेना है और घेरने के बाद बगल वाली कार्बन पे हाइड्रोजन का नंबर को देख लेना है। जितना ज्यादा इसके पास हाइड्रोजन होगा उतना हाइपर कंजुगेशन हो जाएंगे, यही तो देखना है। तो अगर आप ध्यान से देखो, और जब इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को घेरा तो यहाँ 3 3 6 2 8 और 2 10, तो यहाँ 10 हाइपर कंजुगेशन हो गए। इसमें अगर इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को घेरे तो यहाँ 2 और 2 4, तो यहाँ 4 हाइपर कंजुगेशन हो गए। तो यहाँ हाइपर कंजुगेशन 10 है, दैट मींस इस डबल बॉन्ड पर 10 बार सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। और यहाँ हाइपर कंजुगेशन 4 है, मतलब इस डबल बॉन्ड पे 4 बार सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। तो जितना ज्यादा डबल बॉन्ड पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, इनडायरेक्टली बॉन्ड लेंथ क्या होगा? उतना बड़ा होगा। इसलिए बात करेंगे। इसके बाद हो गया सेकेंड, और सबसे लास्ट में जो बात करेंगे वो कौन सा हो गया? आपका ये फोर्थ, और इसको लेकर आंसर बताना है। तो सबसे पहले सोचिए थर्ड, तो यहाँ है सेकंड, भूल जाइए, थर्ड ठीक है। फिर 1 चाहिए, 1 मिल गया, फिर 2 चाहिए, 2 मिल गया, फिर 4 चाहिए, 4 मिल गया, यही हमारा आंसर है। सी में बोल रहा है फोर्थ, भूल जाइए, और इसमें बोल रहा है फोर्थ, भूल जाइए। तो सबसे पहले बोल रहा हूं बेटा कि रेजोनेंस देखिए, रेजोनेंस ना हो तब हाइपर कंजुगेशन देखिए, और हाइपर कंजुगेशन भी ना हो तो उस केस में लास्ट में आपको इंडक्टिव इफेक्ट देखना है। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड? ए ऑप्शन दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल शोज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजोनेंस। दूसरा बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज अ लीनियर मॉलिक्यूल। तीसरा बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज अ प्लानर मॉलिक्यूल। और चौथा बोल रहा है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ of carbon dioxide is equal to carbon oxygen bond length of formaldehyde, CH2O मतलब formaldehyde। एनालाइज करिए। Which statement is wrong about carbon dioxide? तो सबसे पहले तो रॉन्ग के बारे में सोचना है, और किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अब ऑप्शन पे आते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल शोज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजोनेंस। अब क्वेश्चन आया रेजोनेंस कहां होता है? तो रेजोनेंस के लिए मैंने आपको बताया बेटा कि ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, लोन पेयर हो, फ्री रेडिकल हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तब रेजोनेंस होता है। दूसरा मैंने क्या बताया है? दूसरा मैंने बताया है ए के पास नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो, बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो रेजोनेंस होता है। तीसरा मैंने क्या बताया है? तीसरा मैंने बताया है कि ए ट्रिपल बॉन्ड बी
सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो, फ्री रेडिकल हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तब रेजोनेंस होता है। यही तो रेजोनेंस का केस है। तो सोचिए कार्बन डाइऑक्साइड, और जब कार्बन डाइऑक्साइड को देख रहे हो तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं। तो सोचिए इनमें से किसी केस का एग्जांपल है किसका है? ए डबल बॉन्ड बी, सी के पास लोन पेयर, ए डबल बॉन्ड बी सी के पास लोन पेयर, या ए डबल बॉन्ड बी सी के पास लोन पेयर। और जो ए डबल बॉन्ड बी सी के पास लोन पेयर है तो रेजोनेंस है। तो जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे तो ए डबल बॉन्ड बी सी के पास लोन पेयर, तो इसी इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर कर दो, और ऐसे करने से अब जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा? वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। यही बना लेगा ट्रिपल बॉन्ड। इस बॉन्ड को तोड़ दोगे तो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो इधर से मूव कराओगे तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, इधर से मूव कराओगे तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। तो दैट मींस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल शोज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजोनेंस। ये कहानी तो ठीक है। दूसरा बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज अ लीनियर मॉलिक्यूल। सोचिए लीनियर मॉलिक्यूल, तो अगर देखा जाए तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडेशन है वो हाइब्रिडेशन क्या है? sp। कहानी के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है? कहानी के अंदर 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। तो जब ये आपका sp है तो दैट मींस इसके बीच का जो एंगल है, ये एंगल कितना है? 180 डिग्री। और जब यहाँ एंगल 180 डिग्री है, एक लाइन में ही तो होगा। अच्छा एंगल 180 है, एक लाइन में होगा, तो लाइन को ही क्या बोलते हैं? लाइन को बोलते हैं लीनियर, दैट मींस लीनियर है। तीसरा बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। सोचिए बच्चा यही फंसता है कि प्लेनर मतलब उसके दिमाग में बैठा होता है sp2 हाइब्रिडेशन, लेकिन जो लाइन में है वो इनडायरेक्टली एक प्लेन में भी है। जैसे मान लो हम इस पेन की बात करें तो पेन एक लाइन में भी है और एक प्लेन में भी है। तो प्लेन आपका ये भी हो सकता है, लाइन है, ये आपका ये भी एक प्लेन है। तो बोर्ड एक प्लेनर है, पेन एक प्लेनर है, लेकिन पेन लीनियर है, बोर्ड लीनियर नहीं है। बस में आगे तो प्लेनर मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक प्लेन में ही तो है, और जो प्लेन में है तो ये प्लेनर भी है, लीनियर भी है। तो दैट मींस ये आंसर भी सही है। अब लास्ट बोल रहा है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। तो जब फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। तो दैट मींस इस फॉर्मल्डिहाइड में यहाँ पूरी तरह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और जब यहाँ पूरी तरह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर है लेकिन यहाँ पे पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो इसका मतलब दोनों की बॉन्ड लेंथ कभी भी बराबर नहीं आएगी। ट्रिपल बॉन्ड में आपको मालूम है ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। तो दैट मींस कभी भी इन दोनों की बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं आएगी। तो दैट मींस बोल रहा है कि इक्वल बॉन्ड लेंथ, यही हमारा क्या है? गड़बड़ है। और जो गड़बड़ है और आपसे पूछ रहा है विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो जो हमारा आंसर निकल के आया वो आंसर कौन सा निकल के आया? डी। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए, हर एक टर्म को क्लियर रखिए, तब आप सही तरीके से तैयारी कर रहे हो। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर नैफ्थलीन। ये नैफ्थलीन का स्ट्रक्चर है और पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। पहला क्या कह रहा है? कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ऑफ C1C2 इज लेस देन कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ऑफ C2C3। मतलब ये जो कार्बन कार्बन का 1 और 2 का बॉन्ड है, ठीक है, इज लेस देन कार्बन कार्बन ऑफ C2C3। इससे आपका क्या है? लेस देन है। मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ C1C2 इज लेस देन C2C3, मतलब वो छोटा है ये बड़ा है। दूसरा क्या कह रहा है? ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आर इक्वल इन नैफ्थलीन। सभी के सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, चाहे इसकी बात करें, इसकी जितने भी हैं सब क्या हैं? बराबर हैं। तीसरा क्या बोल रहा है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ऑफ C1C2 इज इक्वल टू कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ऑफ C7C8। ये हो गया आपका C1C2 और ये हो गया आपका C7C8 कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ऑफ C1C2 इज इक्वल टू दैट ऑफ C7C8। चलिए अब चौथा बोल रहा है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ऑफ C2C3 इज इक्वल टू कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ऑफ C6C7। वो इन दोनों की बात कर रहा है, इसकी और इसकी बात कर रहा है। एनालाइज करिए, सोचिए। सबसे पहले दिमाग में बच्चे के आता है कि बेंजीन की सारी बॉन्ड लेंथ बराबर, मतलब नैफ्थलीन की सारी बॉन्ड लेंथ बराबर। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं।
तो कैसे देखोगे? तो बेंजीन में चूंकि दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं और दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, इसलिए दोनों बराबर होता है। लेकिन नेफ्थलीन में तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। कैसे बनते हैं? तो जब नेफ्थलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना होता है तो एक बार डबल बॉन्ड यहां लगाते हैं, एक बार डबल बॉन्ड यहां लगाते हैं और एक बार डबल बॉन्ड यहां लगाते हैं, और फिर अल्टरनेट डबल बॉन्ड देख लेते हैं और उसमें जहां जहां डबल बॉन्ड बन सकता है उसे बना लेते हैं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाते हैं। जैसे एक बार मैं डबल बॉन्ड किनारे लगाते हुए अगर मैं नेफ्थलीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं तो क्या क्या बनेगा? क्या क्या बनेगा? अल्टरनेट डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर बन गया। एक बार डबल बॉन्ड बीच में प्लेस करते हुए अगर मैं नेफ्थलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं तो क्या क्या बनेगा? एक बार डबल बॉन्ड इधर इधर आया, एक बार डबल बॉन्ड इधर इधर आया, ये बन गया। एक बार अगर मैं इस किनारे पर डबल बॉन्ड प्लेस करते हुए अगर नेफ्थलीन के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं तो स्ट्रक्चर क्या क्या बनेगा? ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसको ध्यान से देखो, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, नंबर 5 है, नंबर 6 है, नंबर 7 है, नंबर 8 है। ये तो है। तो जब इस पर्टिकुलर कार्बन कार्बन बॉन्ड के बारे में सोच रहे हैं तो इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के बारे में सोचो, तो यहां एक बार डबल बॉन्ड है, यहां एक बार डबल बॉन्ड है और यहां एक बार सिंगल बॉन्ड है। मतलब क्या है? यहां पर 2 बार डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और एक बार सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। यहाँ 2 बार क्या है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और यहाँ क्या है? एक बार सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। लेकिन जब इसको देखता हूं तो इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी में यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। तो 2 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिसमें यहाँ सिंगल बॉन्ड है, एक स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें डबल बॉन्ड है। मतलब यहाँ पे क्या है? 2 बार सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है और एक बार डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। और जब यहाँ 2 बार सिंगल बॉन्ड है, यहाँ 2 बार डबल बॉन्ड है, तो होगा क्या? C2C3 बड़ा होगा और C1C2 छोटा होगा। ये तो होगा। तो C1C2 छोटा है और C2C3 बड़ा है। बस में आगे अब सोचिए, जब हमने पहला बोला कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ऑफ C1C2 इज लेस देन दैट ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ऑफ C2C3, C1C2 इज लेस देन दैट ऑफ C2C3, ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। दूसरा बोल रहा है ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। सोचिए, जब ये छोटा है ये बड़ा है, इक्वल की बात हो ही नहीं सकती है, यही गड़बड़ है, यही हमारा आंसर है। इधर भी देख लेते हैं। अब बोल रहा है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ऑफ C1C2 इज इक्वल टू दैट ऑफ C7 C8। एनालाइज करो, यहां ध्यान से देखो, इसको समझना, यहां भी देखो, समझो। इस पर्टिकुलर पे अगर आप एनालाइज कर रहे हो तो यहां एक बार सिंगल, एक बार डबल और एक बार डबल। मतलब कहानी क्या है? यहाँ की कहानी में भी 2 बार डबल बॉन्ड कैरेक्टर, एक बार सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। यहाँ की कहानी में भी क्या है? 2 बार डबल बॉन्ड कैरेक्टर, एक बार सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। तो 2 बार डबल एक बार सिंगल यहाँ भी, 2 बार डबल एक बार सिंगल यहाँ भी, तो दैट मीन्स क्या है? इक्वल ही तो होगा। ये भी सही है। फिर बोल रहा है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ऑफ C2C3 इज इक्वल टू दैट ऑफ अब C6C7। तो जरा इस C6C7 के बारे में सोचते हैं, एनालाइज करिए। एक बार डबल, एक बार सिंगल, एक बार सिंगल। मतलब क्या है? 2 बार सिंगल बॉन्ड है, एक बार डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे 2 बार सिंगल बॉन्ड है और एक बार डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। और यहाँ भी देखो, यहाँ भी 2 बार सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी एक बार डबल बॉन्ड है। तो जो कैरेक्टर यहाँ है वही कैरेक्टर तो यहाँ है, और जब वही कैरेक्टर यहाँ है तो ये भी आपका क्या होने वाला है? इक्वल होने वाला है। तो जो गलत हो रहा है वो कौन सा है? कि नेफ्थलीन की सारी बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं होती हैं, जबकि बोल रहा है कि यहाँ पे बराबर है। बताओ, फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है, विच नाइट्रोजन एटम हैज डीलोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपके पास एक ये स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें इन्होंने इस नाइट्रोजन को नंबर 1 दे रखा है, इस नाइट्रोजन को नंबर 2 दे रखा है, इस नाइट्रोजन को नंबर 3 दे रखा है और इस नाइट्रोजन को नंबर 4 दे रखा है। और ये ऑप्शन में क्रिएट कर रखे हैं और पूछते हैं कि विच नाइट्रोजन एटम, कौन सा नाइट्रोजन एटम हैज लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका क्या मतलब होता है? लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एक जगह फिक्स रहे। और जो लोकलाइज्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह फिक्स रहे, मूव ना कर पाए, मतलब इनडायरेक्ट रेजोनेंस में ना हो। तो जो रेजोनेंस में नहीं होता है, नो रेजोनेंस, जो रेजोनेंस में नहीं होता है उसको बोलते हैं लोकलाइज्ड है। लेकिन जो रेजोनेंस में होता है,
यस, रेजोनेंस, रेजोनेंस में है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डीलोकलाइज्ड है। तो जो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है उसको रेजोनेंस में होना है, और जो लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है उसको रेजोनेंस में नहीं होना है। अब क्वेश्चन आया कहां कहां रेजोनेंस होता है, तो कहां कहां रेजोनेंस होता है उसके लिए हमने को क्या पढ़ाया, ई डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इन केसेस में रेजोनेंस सोचना है। दूसरा मैंने क्या पढ़ाया, ए के पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो रेजोनेंस सोचना है। तीसरा क्या पढ़ा है, ए ट्रिपल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, फ्री रेडिकल या ट्रिपल बॉन्ड, यहां रेजोनेंस सोचना है। बस में आगे, तो ऐसे केसेस में रेजोनेंस सोचते हैं। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी हो, और सी के ऊपर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, लोन पेयर हो या फ्री रेडिकल हो। तो जब डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, फ्री रेडिकल होते हैं तो सारा का सारा रेजोनेंस डबल डबल बॉन्ड के बीच में होता है। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, फ्री रेडिकल इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में नहीं होता है। लेकिन जब कभी ए डबल बॉन्ड बी सी सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, लोन पेयर हो या फ्री रेडिकल हो, तो ये रेजोनेंस में होते हैं। तो केयरफुल रहिएगा कि जब ये डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, फ्री रेडिकल होगा तो रेजोनेंस इनके बीच में होता है, क्योंकि इनके ऑर्बिटल एक प्लेन में होते हैं, इनका ऑर्बिटल अलग प्लेन में होता है। लेकिन जब कहानी में ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, फ्री रेडिकल होते हैं तो इनके बीच में हम रेजोनेंस की बात करते हैं। याद रहेगा, एनालाइज कर लोगे। अब एनालाइज करो, सोचो। ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर लोन पेयर और सिंगल बॉन्ड वाला है, तो दैट मींस इसके बीच में रेजोनेंस है, और रेजोनेंस है तो ये जो नाइट्रोजन है ये कैसा है, डी लोकलाइज्ड, डी लोकलाइज्ड। पहले के बारे में देखो, ए डबल बॉन्ड बी सी के पास लोन पेयर, ये भी लोन पेयर क्या है, रेजोनेंस में है, और रेजोनेंस में है और ये भी क्या है, डी लोकलाइज्ड, डी लोकलाइज्ड। लेकिन जरा तीसरे को देखो, यहां कहानी में क्या है, ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी, और सी जो डबल बॉन्ड है उसके ऊपर लोन पेयर है। तो जब कहानी में ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी है और सी के ऊपर लोन पेयर है, डबल बॉन्ड के ऊपर लोन पेयर है, तो रेजोनेंस हमारा इस पाई पाई के बीच में होगा, इस लोन पेयर का रेजोनेंस नहीं होगा। और जब लोन पेयर का रेजोनेंस नहीं होगा तो इसका मतलब ये है क्या, ये आपका लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, डीलोकलाइज्ड नहीं है। यही हमारा आंसर है। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये हमारा आंसर बन गया। अब जरा चौथे को देख लेते हैं, ए डबल बॉन्ड बी सी के पास लोन पेयर, और जब यहाँ ए डबल बॉन्ड बी सी के पास लोन पेयर है तो इसका मतलब इसमें भी हम रेजोनेंस की बात करेंगे। ये वाली कहानी है, ए डबल बॉन्ड बी सी के पास लोन पेयर, तो दैट मींस यहाँ भी रेजोनेंस है, और रेजोनेंस इस इलेक्ट्रॉन को भी क्या बोलोगे, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जिसमें डीलोकलाइजेशन नहीं है, जिसमें रेजोनेंस नहीं है, वो आंसर कौन सा हो गया, सी। मतलब क्या गया है यहाँ पे, पायरोल, पिरिडीन, एनिलीन, इन तीनों को मिला दिया है, और पायरोल, पिरिडीन, एनिलीन को मिलाते हुए एक स्ट्रक्चर बना दिया है, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपसे पूछ लिया है किसमें नाइट्रोजन लोन पेयर लोकलाइज्ड है और किसका नाइट्रोजन का लोन पेयर डी लोकलाइज्ड है। बताओ, फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। आपके पास क्वेश्चन है, इन विच केस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इज लॉन्गेस्ट इन लेंथ। ए ऑप्शन में क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है, बी ऑप्शन में क्लोरोबेंजीन है, सी ऑप्शन में साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड है, और डी ऑप्शन में बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड है। एनालाइज करिए, क्वेश्चन क्या है, इन विच केस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इज लॉन्गेस्ट इन लेंथ, लॉन्गेस्ट इन लेंथ। तो दिख तो यहां रहा है कि ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, और ये भी सिंगल बॉन्ड है। ये दिखाई दे रहा है कि चारों के चारों सिंगल बॉन्ड है, लेकिन क्या चारों की बॉन्ड लेंथ बराबर होगी, नहीं। क्यों नहीं होगी, कि हमको मालूम है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अगर कभी सिंगल बॉन्ड के अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर लाता है, सिंगल बॉन्ड के अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर लाता है, तो दैट मींस बॉन्ड लेंथ को क्या करता है, गिराता है। अब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अगर डबल बॉन्ड के अंदर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर लाता है, कैरेक्टर लाता है, तो जब डबल बॉन्ड के अंदर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर लाता है तो बॉन्ड लेंथ को क्या करता है, बढ़ाता है। तो सिंगल बॉन्ड के अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो बॉन्ड लेंथ को गिराना है, और डबल बॉन्ड के अंदर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो बॉन्ड लेंथ को बढ़ाना है।
तो कौन कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऐसा कर सकता है? तो कोई भी कर सकता है। मतलब कहानी के अंदर किरदार में रेजोनेंस भी आ सकता है, कहानी के अंदर किरदार में हाइपर कंजुगेशन भी आ सकता है, और कहानी के अंदर किरदार में इंडक्टिव इफेक्ट भी आ सकता है। तो रेजोनेंस कहां कहां हो सकता है? तो आपको मालूम है कि रेजोनेंस हो सकता है ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे केसेस में रेजोनेंस होता है। दूसरा आपने क्या पढ़ा है? दूसरा आपने पढ़ा है ए के पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो रेजोनेंस होता है। तीसरा कहां पढ़े हो? ए ट्रिपल बॉन्ड बी, सी के ऊपर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, लोन पेयर हो, फ्री रेडिकल हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तब रेजोनेंस होता है। ये तो होता है। तो कहानी के अंदर जब हेलोजन है तो हेलोजन के पास है क्या? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हेलोजन के पास क्या होते हैं? 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया तो सही देख लो कि अगर कभी कहानी में ए डबल बॉन्ड बी और सी के पास लोन पेयर हो गया तो रेजोनेंस हो गया। तो सोचिए अगर इसको देखें तो यहां सिंगल बॉन्ड, आगे सी पर लोन पेयर, तो ए डबल बॉन्ड बी का कैरेक्टर यहां नहीं है, तो इसका तो यहां पर पूरी तरह से सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। लेकिन यहां सोचो ए डबल बॉन्ड बी सी के पास लोन पेयर, और जब ए डबल बॉन्ड बी सी के पास लोन पेयर, तो क्या इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है या नहीं है? है। और जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। इधर आ जाओ, तो यहां भी देखो तो ए डबल बॉन्ड बी सी के पास लोन पेयर, तो क्या इसके अंदर भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया या नहीं आया? आया। इसमें भी रेजोनेंस है, और रेजोनेंस होने की वजह से इसमें भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया। इसको देखो तो यहां की कहानी में भी ए डबल बॉन्ड बी सी के पास लोन पेयर, तो ये भी लोन पेयर रेजोनेंस में है, और रेजोनेंस में आने की वजह से इसमें भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। और जब यहां भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया बेटा, तो दैट मींस इसकी बॉन्ड लेंथ भी गिर गई, इसकी बॉन्ड लेंथ भी गिर गई, और इसमें पूरी तरह सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो इसी की बॉन्ड लेंथ सबसे लॉन्गेस्ट है। हमारा आंसर क्या हो गया? ए। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अगर कभी सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर लाता है तो दैट मींस बॉन्ड लेंथ गिराता है, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अगर डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर लाता है दैट मींस बॉन्ड लेंथ बढ़ाता है। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है, इन विच एरोमेटिक रिंग हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? ए ऑप्शन दे रखा है बेंजीन, दूसरा ऑप्शन दे रखा है फिनॉल, तीसरा ऑप्शन दे रखा है टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन, और चौथा ऑप्शन दे रखा है नाइट्रो बेंजीन। एनालाइज करिए। क्वेश्चन क्या है? इन विच एरोमेटिक रिंग, किस एरोमेटिक रिंग में हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब क्या है? सोचिए घर में पैसा सबसे ज्यादा होना चाहिए, और घर किसका है? बेंजीन का है, एरोमेटिक रिंग का है। तो सोचिए अगर कभी बेंजीन है और इस बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं, कौन कौन सा हो सकते हैं? प्लस एम हो सकता है, हाइपर कंजुगेशन हो सकता है, प्लस आई हो सकता है, तो घर में पैसा देने वाले हो गए। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है कि घर में कोई पैसा देने वाला ना हो, रेफरेंस वैल्यू हो। ये क्या हो? रेफरेंस वैल्यू हो, ये ले ले। तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा हो सकता है कि घर में कोई ऐसे इंसान को लाएं जो घर से पैसा खींचे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन सा हो सकते हैं? माइनस एम हो सकता है, माइनस आई हो सकता है। तो सोचिए घर में अगर कोई पैसा देकर जा रहा है, इनडायरेक्टली घर में पैसा ला रहा है, मतलब बुआ जी हैं घर में पैसा ला रही हैं, तो क्या घर में पैसा बढ़ा या कम हुआ? बढ़ा। तो बढ़ा तो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, कोई मेंबर आया ही नहीं, घर में पैसा बढ़ा ही नहीं। और अगर घर से चोर पैसा खींच के जा रहा है तो घर में पैसा बढ़ा या कम हुआ? कम हुआ। तो दैट मींस ऑर्डर निकला, यही तो निकला कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसी भी रूप में लगे रहेंगे, घर में पैसा बढ़ाएंगे, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसी भी रूप में लगे रहेंगे, घर का पैसा कम करेंगे। तो अगर पहले वाले केस में देखो तो बेंजीन है, और बेंजीन का मतलब H लगा है, H का मतलब ये रेफरेंस वैल्यू है क्या? ये रेफरेंस वैल्यू है, जो नहीं पैसा दे रहा है नहीं पैसा खींच रहा है, मतलब कहानी ये वाली है। लेकिन इसमें देखो तो ए डबल बॉन्ड बी सी के पास लोन पेयर, और जो सी के पास लोन पेयर है तो OH किस काम में आ रहा है? OH आ रहा है प्लस एम के काम में, और जब प्लस एम के काम में आ रहा है दैट मींस पैसा दे रहा है।
जो पैसा दे रहा है तो दैट मीन्स घर में पैसा बढ़ा रहा है। तो रेजोनेंस वाली बात, प्लस एम वाली बात कहां कहां हो सकती है, माइनस एम वाली बात कहां कहां हो सकती है, इनडायरेक्टली रेजोनेंस कहां कहां हो सकती है। तो मैंने क्या पढ़ा है, या मैंने आपको क्या पढ़ाया है, ए डबल बॉन्ड बी, सी के पास पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इन्हीं में रेजोनेंस होगा। हमने क्या पढ़ाया है, ए के पास नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर और बी के पास पॉजिटिव चार्ज, इसी में रेजोनेंस होता है। हमने क्या पढ़ाया है, ए ट्रिपल बॉन्ड बी, सी के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, ये ट्रिपल बॉन्ड, इनमें रेजोनेंस होता है। प्लस एम कब होगा, प्लस एम कब होगा, दिमाग में अच्छी तरह बैठा लो कि ए डबल बॉन्ड बी, सी अगर अमीर वाला है, नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, तो क्या करेगा, ये पैसा देगा। लेकिन कभी ए डबल बॉन्ड बी, सी डबल बॉन्ड डी है, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड है, तो क्या करेगा, पैसा खींचेगा। तो इसकी जो कहानी होती है, इसकी कहानी माइनस एम वाली है, और इसकी जो कहानी होती है, ये कहानी कौन सी है, प्लस एम वाली है। तो यहां है क्या, लोन पेयर है, तो ए डबल बॉन्ड बी, सी के पास लोन पेयर, ये क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है, मतलब प्लस एम। तो प्लस एम से पैसा दे रहा है। इसमें आ जाओ, टर्सरी ब्यूटाइल, तो टर्सरी ब्यूटाइल मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बगल वाले कार्बन पे CH3 CH3 CH3, तो कोई हाइपर कंजुगेशन भी नहीं है। क्योंकि हाइपर कंजुगेशन के लिए आपने क्या पढ़ा है, हाइपर कंजुगेशन के लिए पढ़ा है कि sp3 कार्बन होना चाहिए, इसके ऊपर कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, और उसके बगल वाले कार्बन पे कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कितना हाइपर कंजुगेशन होगा, तो इसी को घेरना होता है और आपको बताना होता है कि जितने हाइड्रोजन है उतने हाइपर कंजुगेशन हो जाएंगे। तो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहां ले लिया, इसके बगल वाले कार्बन पर CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3, इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। अच्छा, कोई हाइड्रोजन नहीं है तो ये पैसा देगा, लेकिन ये पैसा किसके थ्रू देगा, ये देगा प्लस आई के थ्रू। तो एक पैसा दे रहा है प्लस एम के थ्रू, एक पैसा दे रहा है प्लस आई के थ्रू। ज्यादा पैसा कौन देता है, जो ज्यादा पावरफुल होता है, दैट मींस रेजोनेंस वाला। और चौथा बोल रहा है नाइट्रो, तो नाइट्रो किस काम में आता है, कि जो ए डबल बॉन्ड बी, सी डबल बॉन्ड डी हो, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो तो पैसा खींचता है। तो नाइट्रो किस काम में आएगा, ए डबल बॉन्ड बी, सी डबल बॉन्ड डी, ये माइनस एम से पैसा खींचेगा। तो एक आपका माइनस एम जो पैसा खींचने वाला है, एक आपका प्लस एम जो ज्यादा पैसा देने वाला है, एक आपका प्लस आई जो कम पैसा देने वाला है, एक आपका एच रेफरेंस वैल्यू। तो पूछा गया है इन विच एरोमेटिक रिंग हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जिसमें ज्यादा पैसा देने वाला है, जिसमें कम पैसा देने वाला है, जिसमें देने वाला खींचने वाला नहीं है, या जिसमें खींचने वाला है, क्या कहोगे, जिसमें स्ट्रॉन्ग देने वाला है। तो स्ट्रॉन्ग देने वाला है कौन सा हो गया, बी, यही हमारा आंसर है। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड।